प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रूसो के राजनीतिक विचारों के बारे में आगे बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रूसो जो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जिक्र करते हुए ये कहता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से एक बहुत भोला जानवर है। एक ऐसा भोला जीव है जो जिसके भीतर भावनाओं का आवेग होता है और वह भावनाओं के द्वारा ही निर्देशित होता है। और चूंकि उसके पास आरंभिक जो मनुष्य था उसके पास कोई भाषा नहीं थी और भाषा नहीं होने के कारण से उसके पास कोई विचार नहीं थे। बुद्धि का विकास जब तक उसमें नहीं हुआ था तब तक उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और प्रकृति से जो कुछ प्राप्त होता था वह उसी से अपने जीवन का निर्वाह किया करता था और एक भोले जीव की तरह वह मनुष्य था। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, उस बुद्धि के विकास ने व्यक्ति के को तर्क करना सिखाया और इस तर्क करने के जरिए उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ी और आवश्यकताएं बढ़ने पर उसने कई प्रकार के आविष्कार किए। उन आवश्यकताएं बढ़ने से उसकी जब असीमित आवश्यकताएं हो गई तो उसका जीवन जटिल बनता चला गया और इस जटिलता के कारण से समाज में संघर्ष पैदा हुए और उन संघर्षों के समाधान के लिए राज्य बना। ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी। इसी के आगे हम बात करते हैं आज कि रूसो जो है वह असमानता, कला और विज्ञान के बीच एक सीधा संबंध मानते हैं। रूसो ने इतिहास का उदाहरण देते हुए ये समझाया है कि जब तक रोम गरीब और सरल था, बड़ा साम्राज्य बन रहा था, लेकिन जैसे ही वह अमीर हुआ, उसका पतन होने लगा। यानी अ, अ, रूसो ये समझाता है कि जब तक गरीबी गरीबी का यहाँ अर्थ है कि जब तक सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं को जब तक व्यक्ति सीमित करके रखता है, अपनी आवश्यकताओं को जब तक वह बढ़ाता नहीं है, तब तक उसका जीवन बड़ा सरल होता है। लेकिन जब वह प्रकृति से प्राप्त जीवन को तार्किक रूप से मोड़ना शुरू करता है या बदलना शुरू करता है, तो उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह अपना जो स्वाभाविक जो उसका एक इन्नेट इमोशंस जो है या जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, जो उसका ओरिजिनल नेचर है, वो उसको छोड़ने लगता है। इसको इतिहास के इस उदाहरण से उसने समझाया कि जब तक रोम जो था वो जब तक गरीब और सरल था, बड़ा साम्राज्य बन रहा था, लेकिन जैसे ही वह अमीर हुआ, पैसा आया, उसका पतन होने लगा। रूसों की दृष्टि में स्पार्टा की जो प्राकृतिक सरलता थी वो एक बेहतर उदाहरण था। स्पार्टा प्राचीन ग्रीक का सभ्यता का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ प्रकृति प्राकृतिक वातावरण में व्यक्ति रहता था और उस प्राकृतिक सरलता के कारण से स्पार्टा के जो लोग थे वो बड़े अ, समृद्ध लोग हुआ करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से। इस प्रकार रूसो मनुष्य की वो जो प्राकृतिक सरलता है, जो एक स्वाभाविक सरलता है, उसका प्रशंसक है। इसलिए उसने कहा प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। बैक टू नेचर का मतलब है कि व्यक्ति का जो मैं कल पिछले वीडियो में मैंने बात की कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वह स्वभाव है जो जिसे हम बच्चे का स्वभाव कहते हैं। बच्चा जब तक छोटा होता है उसका जो मासूमियत है, उसका जो भोलापन है, रूसो कहता है वही व्यक्ति का मूल स्वभाव है। हमें उस ओर लौटना चाहिए, प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। वह लिखता है कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन, निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम हमारे अंदर ज्ञान आता है, हम तार्किक हो जाते हैं और जैसे जैसे हम तार्किक होते हैं, हम अपना भोलापन छोड़ देते हैं। हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं, हम हिसाबी हो जाते हैं। निर्धनता के को छोड़कर जैसे जैसे हम अमीर होते जाते हैं, हम हिसाबी हो जाते हैं और ये हिसाबी होना, ये ये कैलकुलेटिव होना या होने से या बहुत ज़्यादा तार्किक होने से हम जो है अ, आस्थाओं को त्याग देते हैं और ये हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन अब रूसो ये भी कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में, उस जंगली अवस्था में अब वापस लौटना संभव नहीं है,
इसलिए अब क्या, अब आगे तो बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए वो कहता है कि इसके लिए श्रेष्ठ संभव नागरिक समाज का निर्माण करना आवश्यक है, एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करना आवश्यक है। रूसो ये कहता है कि राज्य जो है वो क्यों बनता है या नागरिक समाज क्यों बनता है। वो कहता है कि संपत्ति संरक्षण और विवादों के निदान के लिए बना जो राज्य जो था, वो संपत्ति संरक्षण और विवादों के निदान के लिए बना जो हिसाबी बुद्धि की योजना थी, कैलकुलेटिव माइंड की उपस्थिति। बेसिकली जो कल के वीडियो में मैंने आपको बात समझाई कि रूसो ये कहता है कि जब पहली बार व्यक्ति ने अपनी तार्किक बुद्धि के जरिए उत्पादन करना सीखा, और उत्पादन करने के लिए जब शक्तिशाली किसी मनुष्य समाज में जो भी शक्तिशाली मनुष्य था, उसने नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन पर अधिकार किया, और जमीन के एक टुकड़े को घेर के जब किसी पहले व्यक्ति ने कहा कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है और ये जमीन तुम्हारी है, तो ये जो तेरा और मेरा की जो बात आई, ये यहाँ से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का निजी संपत्ति का जो उदय हुआ, उसने विवादों को जन्म दिया, और उसे एक होड़ मची, उस होड़ पैसा कमाने की या संपत्ति जमा करने की होड़ मची। ये जो कैलकुलेटिव माइंड, जो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति एकत्रित करने का कैलकुलेटिव माइंड था, उसने समाज में कई विवादों को या झगड़ों को जन्म दिया, और उन झगड़ों को सुलझाने के लिए बेसिकली राज्य बना, स्टेट बना। इससे धनिकों को तर्क द्वारा संपत्ति हड़पने का मौका मिल गया। कैसे? इस बात को समझिए, रूसो ऐसा क्यों कर रहा है। रूसो कह रहा है कि अब जब राज्य बनता है तो इन संपत्ति के झगड़ों को सुलझाने के लिए कानून बनाया जाता है। अब कानून कौन बनाता है? कानून राज्य बनाता है। लेकिन राज्य में अधिकार किसका होगा? उन्हीं शक्तिशाली लोगों का जो या तो धनिक है, ये या जो शारीरिक रूप से ताकतवर है, या जो आर्थिक रूप से ताकतवर है, उन लोगों का राज्य पर अधिकार होगा। तो वे कानून नेचुरली, जब वे लोग कानून बनाएंगे जो राज्य में सत्ता में है, जो धनिक वर्ग सत्ता में है, वह जब कानून बनाता है तो वह कानून को अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए बनाएगा। तो वह ऐसे कानून बनाता है जिससे संपत्ति हड़पना और आसान हो जाए। इसलिए रूसो ये कहता है कि राज्य बना तो संपत्ति संरक्षण और विवादों के निदान के लिए बना है, लेकिन इससे धनिकों को तर्क के द्वारा संपत्ति हड़पने का मौका मिल जाता है। इससे गृह युद्ध बढ़े, हमवार बढ़े। इस प्रकार समाज और राज्य का उद्देश्य धनिकों की संपत्ति की रक्षा करना था। इस प्रकार राज्य बेसिकली, रूसो ये कहता है कि बेसिकली जो सोसाइटी बनी, जो राज्य बनी, वो धनिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए बना। अतः अपनी प्रकृति में समाज सार्वत्रिक नहीं था, यूनिवर्सल नहीं था, वह केवल धनिकों के शांति की रक्षा के लिए ही निर्मित हुआ। रूसो प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य का प्रवेश एक नागरिक समाज में करवाता है। मतलब रूसो नेचुरल स्टेज से मनुष्य को कहाँ ले जाता है? एक सिविल सोसाइटी के अंदर ले जाता है। नागरिक समाज में विशाल, अब इस नागरिक समाज में, सिविल सोसाइटी में आने पर और जो प्राकृतिक अवस्था है, जो राज्यहीन अवस्था है, उसमें अंतर क्या है कि नागरिक समाज में जनसंख्या विशाल हो जाती है, जबकि जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो जंगली अवस्था थी, उसमें जनसंख्या बहुत अल्प होती है। प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति के अंदर सारी जो वस्तुएं हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन अब नागरिक समाज में वस्तुओं का अभाव होने लगता है। प्राकृतिक अवस्था में श्रम आवश्यक नहीं होता है, लेकिन नागरिक अवस्था में, नागरिक समाज में जब हम आते हैं, सिविल सोसाइटी में जब हम आते हैं, तो श्रम आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है, जैसे जमीन है, उस पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है, कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा हो जाता है। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? नेचुरल है, उनको भी अपना जीवन यापन करना है, तो वो क्या करेंगे? जिनके पास जमीन है उस जमीन पर श्रम करने लगते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में श्रम आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबको प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब नागरिक समाज बनता है तो उस नागरिक समाज में श्रम आवश्यक हो जाता है। नागरिक समाज में प्राकृतिक समानता, जिस जो नेचुरल इक्विलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, वो वैधानिक और नैतिक समानता में बदल जाती है, और जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वह नागरिक स्वतंत्रता में बदल जाती है।
ये जो सिविल सोसाइटी बनती है, जो प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर अब व्यक्ति जब एक सिविल सोसाइटी, एक सिविक सोसाइटी में आता है, सिविलाइज्ड हो जाता है जब, तो वो जो सिविल सोसाइटी है, वह कानूनों के द्वारा शासित होती है। ये कानून जो है वो स्वयं जनता द्वारा सामान्य इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ये सामान्य इच्छा क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। अब इस नागरिक समाज का उद्देश्य जो है वो जन कल्याण है। आ, कानून ने व्यक्ति को स्वयं शासन करना सिखाया। यद्यपि रूसो ये भी मानता है कि कानून का प्रयोग मुख्यतः धनवानों की संपत्ति की रक्षा के लिए होता है। नागरिक समाज में कानून के जरिए धनवान सत्ता पर अधिकार कर गरीबों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जो बात अभी मैं आपको समझा रहा था। इस प्रकार रूसो ये मानता है कि आज की आधुनिक सभ्यता का ये जो सभ्य आदमी है, ये सभ्य आदमी बेसिकली गुलाम के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि प्रकृति में, नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में तो वह स्वतंत्र था, आजाद था। लेकिन जब वह एक सिविल सोसाइटी में आता है, जब वो एक सभ्य समाज के रूप में परिणत होता है, तो सभ्य समाज में जो है कुछ लोगों का संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, संसाधनों पर अधिकार हो जाता है, और दूसरे लोग उनके गुलाम बन जाते हैं। इस प्रकार जो सभ्य आदमी है वो गुलाम के रूप में जन्म लेता है और गुलाम के रूप में ही मर जाता है। उस सभ्य समाज में, उस सिविल सोसाइटी में जिसके पास संसाधन है, वो क्या हो जाएगा, वो आराम तलबी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम पैसों के बलबूते पर वो दूसरों से काम कराता है, खुद काम नहीं करता है, इससे वो आराम तलबी बन जाता है। और उस आराम के लिए अब क्या चाहिए? साधन चाहिए। तो वो साधन धीरे-धीरे आवश्यकताएँ बन जाती है। वो आवश्यकताएँ प्राकृतिक नहीं है। जैसे जैसे मैंने कहा आपको कि अब आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको एसी ज़रूर लगने लगता है कि गर्मी लग रही है, एसी होना चाहिए। ये एसी कोई प्राकृतिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आराम का साधन है। ये लग्ज़री है और ये लग्ज़री हमारी नीड बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। कार, कार ज़रूरी नहीं है। प्राकृतिक रूप से आदमी पैदल चलकर भी जा सकता है, लेकिन अब वो लग्ज़री का जो आइटम है, वो हमारी नीड बन जाती है, वो सभ्यता की निशानी बन जाती है। तो ये इस तरीके से सभ्य समाज में जो आदमी है, वो आराम तलबी हो जाता है और आराम के साधन जो है, हमारी आवश्यकताएँ बन जाती है। अब इन साधनों को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको कमाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति चाहिए, पूँजी चाहिए, और ये पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं अ, आपको आपकी जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो खोनी पड़ेगी। कहीं न कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, किसी न किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। तो इस रूप में हमारे पास अगर पैसा नहीं है और हम इन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें नौकरी करनी पड़ रही है। अस ये नौकर होना ही क्या है? नौकर होना ही अपनी प्राकृतिक आज़ादी को खोना है। इस प्रकार रूसो जो है वो फ्यूडल सोसाइटी, जो सामंती समाज जिसमें कुछ लोग ज़मीन के मालिक बन जाते हैं और बाकी उनके ज़मीन के ऊपर नौकर बन जाते हैं, उसकी जोरदार भर्त्सना करता है कि उसमें कुछ लोग आराम तलबी बन जाते हैं और आराम के साधन आवश्यकताएँ बन जाती हैं, और इन साधनों को प्राप्त करने के लिए आदमियों को अपनी प्राकृतिक आज़ादी खोनी पड़ती है। रूसो का ये जो पूरा चिंतन है, ये फ्रांस की तत्कालीन स्थितियों से प्रभावित है, क्योंकि तत्कालीन जो फ्रांस का सामंती समाज था, वह धार्मिक संस्थाएँ थी, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट रही थी। ये बात हमने हॉब्स में भी देखी, ये बात हमने मैकियावेली में भी देखी, ये हमने लोक में भी देखी। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो 15वीं-16वीं शताब्दी का जो यूरोप है पूरा, फ्रांस है, ब्रिटेन है, प्रशा है, ये जो पूरा यूरोप है, इसमें 2 बड़ी ताकतें थी जो व्यक्ति को अपना गुलाम बनाई हुई थी, और वो थी एक तो सामंत, फ्यूडल जमींदार, और दूसरी जो चीज़ व्यक्ति को गुलाम बना रही थी, वो था चर्च, धार्मिक संस्थाएँ, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट रही थी। इसलिए हॉब्स, लॉक, रूसो और मैकियावेली का पूरा चिंतन आप देखेंगे कि इन 2 चीज़ों के विरोध में है, सामंतवाद के विरोध में और धार्मिक संस्थाओं के विरोध में। सामंती और धर्माधिकारी जो फ्यूडल थे और जो धर्माधिकारी यानी चर्च के जो अधिकारी थे, वो समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य के स्वतंत्रता के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं या जंजीरें थी।
एक तो अवैध राजसत्ता के प्रति आज्ञाकारिता, अवैध राजसत्ता, राजा की सत्ता जो अवैध है। अवैध क्यों है? क्योंकि प्रकृति ने उसको सत्ता नहीं सौंपी, उसने जबरन सत्ता पर, राजा ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था, इसलिए वो अवैध होता है, इनवैलिड है। लेकिन अब व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, वो उसकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो जाता है। तो ये उसकी आज़ादी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वह अवैध राजसत्ता की आज्ञा को मानने के लिए विवश था। विशेषाधिकारों की निरंकुशता, कुछ लोग जो सामंती लोग थे, जो चर्च के पदाधिकारी थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे और वह निरंकुश थे। शक्ति के बल पर अधिकारों का दावा करने वाली संस्थाओं का दमन हो रहा था। यदि नागरिक समाज सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ही प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का समाज में रूपांतरण सही तरीके से हो सकता है और आदमी की आजादी बरकरार रहती है। यानी रूसो कहता है कि अब इस गुलामी से छूटने का एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि जो नागरिक समाज है वो सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करे, उसका प्रतिनिधित्व करे, तो ही प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य का जो समाज में रूपांतरण है वो सही होगा और आदमी की आजादी बची रहेगी। इसलिए वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति जो है आपस में समझौता करता है और सामान्य इच्छा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का, स्टेट का निर्माण करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट करता है आपस में और उसका निर्माण करता है। इस संविधा के कारण जो है वो है यह है कि रूसो तर्क के लिए कल्पना करते हैं कि बाह्य बाधाओं के बढ़ने पर व्यक्तियों ने अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया ताकि वह बाह्य बाधाओं से लड़ सके। ये बाह्य बाधाएं निजी संपत्ति से उत्पन्न होती है। व्यक्ति के आजादी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी के उदय से। प्राइवेट प्रॉपर्टी के उदय होने से कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी एकत्रित हो जाती है और कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं रहती है। इससे लोगों के आगे बढ़ने के मार्ग में कई सारी बाधाएं पैदा होती है, क्योंकि अब पूरा समाज पूंजी पर आधारित हो जाता है, प्रॉपर्टी या संसाधनों पर आधारित हो जाता है। उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए होड़ लगती है, प्रतियोगिता होती है और उसमें जो लोग पिछड़ जाते हैं वो अपनी आजादी खो बैठते हैं। इसलिए समझौते की मूल समस्या यह है कि रूसो ये चाहता है कि जब सोसाइटी बने, जब एक सिविल सोसाइटी का निर्माण हो, तो वो इस तरीके से हो कि उसमें किसी को कुछ खोना ना पड़े। खानो हो गया ये, कुछ खोना ना पड़े, किसी को अपनी आजादी खोनी ना पड़े, जीवन और संपत्ति की रक्षा संभव हो और किसी की अधीनता में न जाना पड़े। यानी एक तो जो हमारे पास है, व्यक्ति के पास प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति से उसे जो कुछ प्राप्त हुआ है, नेचर से उसे जो कुछ प्राप्त हुआ है, समाज के का सदस्य बनने में समाज इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि उसको जो कुछ नेचर से मिला है वो आजादी उसको नहीं खोनी पड़े, उसकी जीवन और संपत्ति की रक्षा हो सके और उसको किसी दूसरे की गुलामी में नहीं जाना पड़े। अब ये कैसे होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें रूसो बताता है। पहली शर्त ये है कि प्रत्येक सदस्य अपने सारे अधिकारों को इस समुदाय को समर्पित कर दे और कोई भी चीज अपने लिए बचा कर न रखे। यानी पहली बार तो रूसो कहता है, पहले स्टेप में तो ये हो कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, अपने सारे अधिकार जो भी हैं, उसके पास जो भी राइट्स हैं अपने को जो नेचर से मिले हैं, वो सब कुछ एक बार समाज को दे दे और अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखे। फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो, एक सेंट्रल अथॉरिटी का निर्माण हो जो प्रत्येक के जीवन और अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हो। एक ऐसी ताकतवर सत्ता का निर्माण हो जो उस समाज के सभी लोगों की जीवन और अधिकारों की रक्षा कर सके। फिर इस शक्ति की अधीनता में प्रत्येक अपने को पूर्ववर्ती स्वतंत्र समझ सके, लेकिन वो केंद्रीय सत्ता के निर्माण होने पर भी ये जरूरी है कि जो लोग सत्ता सौंप रहे हैं, उस अथॉरिटी दे रहे हैं सत्ता को, वह खुद को स्वतंत्र महसूस कर सके, वह गुलाम ना हो। जो शर्तें हों, संविदा की जो शर्तें हों, कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हों, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होनी चाहिए, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोई भी सदस्य इस संगठित समुदाय के विरुद्ध किसी अधिकार का दावा नहीं करे। इस समुदाय का निर्माण बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से हो।
बहुमत से नहीं हो बल्कि सर्वसम्मति से हो, जो उसमें शामिल होना चाहे वो उसमें शामिल हो। अब समझौता होता है, समझौता क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के साथ समझौता करता है कि हम में से प्रत्येक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपने व्यक्तित्व को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में एक सामूहिक उपयोग के लिए संचित कर देता है, और अब एक संगठन के रूप में अब प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविभाज्य अंश के रूप में प्राप्त करते हैं। अ, आपको रूसो का ये जो समझौता है थोड़ा सा जटिल है, इसको बड़ी सरलता से इस तरीके से समझिए कि रूसो ये कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग सोसाइटी चलाते हैं ना, सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो उसको 10 जने हैं, उन 10 जनों ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाई और उन 10 जनों ने कहा कि हम 100 रुपए इकट्ठा करेंगे, है ना, हर महीने। तो 10 जने हैं तो 100 रुपए के हिसाब से क्या हुआ, 1000 रुपए आपके महीने में इकट्ठे हुए। ठीक, अब क्या करते हैं हम, हर महीने 1000 रुपए में से किसी एक व्यक्ति को वो बारी बारी से 1000 रुपए दे दिए जाते हैं। जैसे 10 व्यक्ति है, ABCDEFG, तो पहले महीने 1000 रुपए इकट्ठे हुए, वो ए को दे दिए गए। दूसरे महीने जो 1000 इकट्ठे हुए, बी को दे दिए गए। इस तरह से 10 महीने में हर एक के पास एक साथ एक बार 1000 रुपए आ जाएगा। तो अब इसमें ये प्रोसेस क्या है कि इसमें हम जो कुछ दे रहे हैं उसमें हमारा खो कुछ भी नहीं रहा है। हम उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते हम उसे वापस प्राप्त भी कर लेते हैं। यही रूसो का कॉन्सेप्ट है कि हम सारे अधिकार समाज को दे देते हैं, और चूंकि अब हम उस समाज के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए उन अधिकारों को समाज से वापस प्राप्त कर लेते हैं। और उस समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? सामान्य इच्छा, जनरल विल। और ये जनरल विल क्या है? एक तरीके से हम सबकी इच्छा, समाज के जितने भी लोग हैं, हम सबकी इच्छा जनरल विल है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के साथ ये समझौता करता है कि हम में से प्रत्येक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपने व्यक्तित्व को, अपनी पूरे अधिकारों को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में एक सामूहिक उपयोग के लिए संचित कर देते हैं, यानी उसको सरेंडर कर देते हैं। और अब एक संगठन के रूप में, चूंकि हम उस संगठन के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, हम प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविभाज्य अंश के रूप में वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस समझौते में हम ये देखते हैं कि कोई कुछ खोता नहीं है, क्योंकि वह पूरे समुदाय के हाथ में अपनी सत्ता सौंपता है और उस समुदाय का सदस्य होने के नाते उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। आई बात समझ रहे हो? जो मैं समझ रहे हैं कि हमने समाज को सब कुछ सौंप दिया। अब चूंकि हम समाज के सदस्य भी हैं, इस नाते से उस सदस्य उससे हम वापस वो चीज वापस प्राप्त भी कर लेते हैं। तो इस अनुबंध से व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले नागरिक स्वतंत्रता बदल प्राप्त कर लेता है। अब हम केवल नेचर के सदस्य नहीं रहते, अब हम एक सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं, एक सिविल सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं। और अब हमारी जो आजादी है, जो प्राकृतिक आजादी है, वो नागरिक आजादी में बदल जाती है। इस पे कोई संप्रभु नहीं है, संप्रभु शक्ति का निर्माण नहीं होता। संप्रभु सामान्य इच्छा है, जनरल विल है, और जनरल विल किसी एक की इच्छा नहीं है, वह समाज के सभी व्यक्तियों की इच्छा है। इसलिए सामान्य इच्छा का मतलब के शासन का मतलब है सब लोगों का शासन, हम लोगों का। जैसे हम भारत के संविधान में हमने लिखा, हम भारत के लोग। तो भारत में शासन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक सत्ता का नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं, किसी एक रिलीजन का नहीं है। हम भारत के लोगों का शासन है। भारत में वही होगा जो हम भारत के लोग चाहेंगे, हमारी सामान्य इच्छा। हमारी सामान्य इच्छा ही संप्रभु है। तो इस रूसो के इस कॉन्सेप्ट में संप्रभु शक्ति का निर्माण नहीं होता। इसको हम कहते हैं पॉपुलर सोवरेंटी, जनप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत की बात जो है वो रूसो करता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना न्यायाधीश है। मैकाइवर का कहना है कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। ये शासन अब स्वशासन, हमारा शासन, अपना शासन हो जाता है। रूसो सामान्य इच्छा के रूप में एक नैतिक और सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह लोक व्यक्ति जब निष्क्रिय होता है तो राज्य है, सक्रिय होता है तो ये नेशन स्टेट है। अन्य संस्थाओं से जब हम अंतर करते हैं तो यही सामान्य इच्छा पावर बन जाती है। जो निर्माण करता है वह जनता है। जब संप्रभु शक्ति में हिस्सा बटाते हैं तो वो नागरिक है। जब कानून का पालन करते हैं तो प्रजा है। यानी ये समझिए, ये जो हम व्यक्ति हैं, हम जो नागरिक हैं, वो नागरिक जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम स्टेट है, शांति से बैठे हैं।
हम जब राष्ट्र में किसी संकट आता है और हम सब सक्रिय होकर के एकजुट हो जाते हैं हम नागरिक के रूप में, तो हम क्या बन जाते हैं? हम एक राष्ट्र बन जाते हैं, हम एक नेशन स्टेट बन जाते हैं। जब हम हमारी राज्य की किसी और संस्थाओं से तुलना करनी होती है, तो हम जनता ही शक्ति होते हैं, पावर होते हैं। जब हम इस अथॉरिटी या सरकार का निर्माण कर रहे होते हैं एक नागरिक के रूप में, तो हम जनता हैं। और जब हम इस संप्रभु शक्ति में अपना हिस्सा बँटाते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, तो हम नागरिक हैं। और जब हम इस सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करते हैं, स्टेट की, राज्य के कानूनों का पालन करते हैं, तो हम प्रजा हैं। तो हम एक नागरिक के रूप में भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न रूप में हम सामने आते हैं। रूसो इस तरह से एक सिविल स्टेट या एक नागरिक राज्य का निर्माण करता है। रूसो के सिद्धांत में जो प्राकृतिक समानता है, वो वैधानिक और नैतिक समानता में बदल जाती है। वह राज्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्राकृतिक अवस्था का खंडन नहीं करता है, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों को सभ्यता का कवच बनाकर नया जीवन प्रदान करने का प्रयास करता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी